माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज मैं एक और नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मेरे चैनल पे। जो कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उनके लिए मैं एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम डेली डिफरेंट इकोनॉमिक्स के सेक्शंस में से डिफरेंट इकोनॉमिक्स के जो सब सेक्शंस हैं उनमें से मैं रोज़ 20 MCQs आपको करवाऊँगी। आज का जो हमारा सब सेक्शन है या हमारा जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको मैं सॉल्व करवाऊँगी एंड मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द आपको जो है से 5 to 10 मिनट्स के अंदर मैं ये सारे क्वेश्चंस करवा सकूँ। नॉट ओनली क्वेश्चंस, जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करवाऊँगी। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, CSO जो है अब उसका नाम बदल कर क्या हो चुका है। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी एक इंस्टीट्यूट था पहले जिसका नाम था NSSO एंड NSSO प्लस CSO कंबाइन होकर 2019 में 23 मई 2019 में वो मर्ज हो गया और उसका अब नाम हो चुका है क्या, NSO। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ CSO प्लस NSSO, CSO प्लस NSSO बिकम्स व्हाट, NSO। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ठीक है, सो योर A ऑप्शन विल बी राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ। आपको पता है 3 तरीके के इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, A प्राइस इंडेक्स, B क्वांटिटी इंडेक्स एंड C वैल्यू इंडेक्स। अगर आपने मेरा जो लास्ट लेक्चर थे जिसमें मैंने आपको निमोनिक्स से स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूलाज याद करवाए थे, उसमें भी मैंने इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात करी है। कैसे इंडेक्स नंबर याद करने, अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का इनमें से कौन सा मेथड है। तो फर्स्ट इज़ पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू बिल्कुल है, ये हमारा प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का एक मेथड है। ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सेकेंडरी सोर्स। तो ये हमारा जो है प्राइमरी डाटा का सोर्स नहीं है। रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन, ये भी हमारा क्या हो गया, एक पब्लिश फॉर्म है, यानी कि ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो आपका ओनली ऑप्शन क्या बचा इनमें से, दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स हैव चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन एंड द लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स हैव बीन फाउंड टू बी 150, यानी लास्ट ईयर का प्राइस इंडेक्स जो है वो 150 है, तो पास्ट का प्राइस इंडेक्स क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दैट इज़ 150, यानी कि अगर हमारा प्राइजेस जो है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुए हैं तो लास्ट ईयर इंडेक्स जो है वो 150 है और पास्ट भी क्या होगा, 150 होगा, यानी सिमिलर चेंजेस हुए हैं, इसलिए दोनों का जो है वो क्या रहेगा, दोनों का जो रेशियो रहेगा या प्राइस इंडेक्स रहेगा वो 150 रहेगा। मैंने हर क्वेश्चन के नीचे उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको सिर्फ पढ़ना है तो आप इसके थ्रू भी इसको पढ़ के अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है। रेंज आपको पता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आप साथ साथ फॉर्मूलेज भी रिवाइज करते रहिए ताकि आपको याद रहे। तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, तो नो, दिस विल नॉट बी द आंसर। देन मोड आपको पता है मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू, तो ये भी नहीं होगा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 है ना, जो हमारे वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1 हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 हो जाता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। आपको पता है मीन जो होता है वो बेसिकली सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोनिक हो, ज्योमेट्रिक हो या फिर अर्थमेटिक हो। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द सिमेट्रिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है ये क्या है, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, है ना, तीनों का इक्वल होते हैं, हम सबको पता है, यानी कि कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती है। एंड सेकंड ये क्या है, Q3 माइनस M क्या है, मीडियन को डिनोट कर रहा है। आपको इस तरीके से भी मिल सकता है फॉर्मूला, यानी कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमारे जितने भी क्वार्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो एक उसमें हमारे कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, दैट इज़ हमारे पास होते हैं एक सीरीज़ को
क्वार्टाइल क्या करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, Q1, Q2 एंड Q3। तो उसी से ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया हुआ है। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए आंसर आपका क्या हो गया, सी। ठीक है, मैंने सारे ही इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन कोई भी हिंदी मीडियम का अगर स्टूडेंट है तो मैं उसको हिंदी में बोल रही हूँ, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विद रेफरेंस टू द लॉरेंज कर्व विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। ठीक है, ऐसा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लॉरेंज कर्व के लिए सही है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये इनइक्वालिटी को देखने के लिए, इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल ठीक है। ग्रेटर द गैप बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंज कर्व, उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है। अगर आपको याद हो तो इस तरीके का डायग्राम होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतनी हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, इसलिए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू द सिस्टमैटिकली कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्लूरल होता है, एक सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जब हम आई गेस 11th की हम स्टैट्स पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आता है, तो आपको याद रखना है प्लूरल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ द सिस्टमैटिकली कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ये डेफिनेशन है। ठीक है, देन अच्छा, ये जो हैं ये सारे हमारे पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी ऐसे डेफिनेशन किसने दी, ये सारी चीज़ें पीजीटी में ज़्यादा पूछी जाती है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट तो मेक अ सेपरेट नोटबुक या एक सेपरेट पेज पे आप ये सारी चीज़ें लिख कर रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ द स्क्यूनेस फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। स्क्यूनेस मतलब जो आपको पता है, जो हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमारा नॉर्मल कर्व होता है, वो क्या होता है हमारा, उसमें स्क्यूनेस क्या होती है, ज़ीरो होती है, यानी कि वो दोनों तरफ से क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो वही बात यहाँ पर पूछी गई है। देन नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। तो दो तरह के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड और सेकेंड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें इक्वल चांसेस हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताने हैं व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड्स और नॉन प्रोबेबिलिटी का आंसर। देखो सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक जैसे कि अब मान लीजिए 1 to 10 आपके नंबर्स हैं, उसमें से आपने से रैंडमली आपने कोई भी एक नंबर चूज़ किया 5, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो नंबर चूज़ करेंगे वो एवरी 5 का जो मल्टीपल होगा उसको चूज़ करेंगे, जैसे 5, 25, 35, 45। ठीक है, इस तरीके से आप चूज़ करेंगे, तो दैट इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग, यानी कि आपकी जितनी भी टोटल सैम्पल आप लेंगे उसमें आपने कोटा रख दिया कि इससे जैसे कोटा होता है कि फॉर एग्जांपल गर्ल्स कोटा होता है कि जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 10% गर्ल्स को मिलेगा, या फिर आप रिजर्वेशन देखते हैं EWS को फॉर एग्जांपल 10% रिजर्वेशन। तो ये सारी क्या है, हमारा कोटा सैम्पलिंग का पार्ट है। तो ये कैसा हुआ, ये नॉन प्रोबेबिलिटी हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही सैम्पलिंग अपनी फिक्स्ड कर दी है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ कोटा सैम्पलिंग। थर्ड वन इज सीक्वेंस रैंडम सैम्पलिंग। सीक्वेंस रैंडम सैम्पलिंग ऐसे कुछ पर्टिकुलर टाइप नहीं है। एंड फोर्थ वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसे हम अपने चिट्स उठाते हैं कि एक बाउल है, बाउल में से आपने चिट्स डाल दिए तो हर किसी का क्या है, इक्वल चांस है ऑफ बीइंग गेट सेलेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ, ये अगेन एक लर्न करने वाला क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज फॉर ड्राइंग पिक्टोग्राम फर्स्ट ड्वेल्ड बाय। तो ये आपको बेसिकली लर्न करना है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ओटो न्यूरथ। ठीक है, न्यूरथ, ओटो न्यूरथ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि पिक्चर्स जो होती हैं वो खुद से बन जाती हैं ना, तो इसलिए ओटो को आप ओटो से याद कर सकते हैं। तो ओटो मतलब खुद से बन जाती है, तो इसलिए तरीके से। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज। जैसे मैंने बताया था ये वाले क्वेश्चन आपके पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेजेस। तो ये स्टेटमेंट हमें किसने दिया है, ए बाउलर ने दिया। ठीक है, कि एवरेजेस की बात की गई है, तो ये ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए बाउलर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज। इसमें से ऐसा कौन सा एवरेज है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा फॉर डिटरमाइनिंग द एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो एवरेज साइज आपको दिमाग में आते ही क्या याद आएगा, मीन आएगा। तो बट इसका आंसर मीन नहीं है, इसका आंसर है मोड। वाई सो, मैं ये बता देती हूँ क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, देखो मोड क्या होती है, जो सबसे मैक्सिमम टाइम्स कोई जो नंबर है वो आता है डाटा सेट में। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि एवरेज साइज़ रेडीमेड गारमेंट्स में, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं या जितने भी कस्टमर्स आते हैं, स्मॉल साइज़ है, मान लो मीडियम है, XL है, L है, ठीक है, XXL है, ठीक है, ऐसे डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो उन्होंने पूछा है इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ या सबसे ज़्यादा ख़रीदे जाने वाला गारमेंट रेडीमेड में कौन सा होगा। तो जो ज़्यादा बार ख़रीदा जाएगा यानी क्या हो गया, मोड होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, मोड।
14th इज़ प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज़ अ शिप विदाउट रडार एंड कंपास। तो ये भी आपको याद करना है, अगेन पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर है डी टिपेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, शायद मैं मिस कर गई होंगी वीडियो में बताना, हर क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है उसका मैंने नीचे सोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारे मैंने खुद से बनाए हैं क्वेश्चंस, आई हैव मेंशन द सोर्स, आप देख सकते हैं वहीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, और इसी तरीके से हम उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। और ये मैं सीरीज़ कोशिश करूँगी कि रोज़ आपके लिए कुछ क्वेश्चन डाल सकूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप चीज़ों को और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ। 15th जो है, अब यही देखो मैंने आपको बताया था, सैम्पलिंग टेक्निक इन विच एवरी 10th एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड, यानी 10th, फिर उसके बाद 20th, 30th एंड सो ऑन। तो ये कौन सा था, इट इज़ क्या था ये बताओ, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, लेकिन सिस्टमैटिक तो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ, सैम्पल किसका सबसेट होता है, हम कहते हैं ये पॉपुलेशन है, यानी कि बेसिक सा एग्जाम्पल हम बहुत बार सुनते हैं, वो क्या है बेसिक एग्जाम्पल, कि मम्मा चावल बनाती हैं, उसमें से मम्मी क्या करती हैं, चावल का दाना उठा के देखती हैं, तो पॉपुलेशन क्या है, पूरा चावल की कढ़ाई, और उसमें से मम्मी ने एक दाना निकाल के देखा, तो वो क्या हो गया, सैम्पल। तो इसलिए सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ, सबसेट मतलब कि पार्ट है, किसका पार्ट है, सबसेट की जगह अगर पार्ट लिख कर आए तो भी आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन का पार्ट है। 17th क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल आर कॉल्ड। तो सैम्पल से जो निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, और जो पॉपुलेशन से निकल के आता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा, सैम्पल, स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन, पैरामीटर, ठीक है, SSPP, तो याद करने में कुछ मुश्किल भी नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है, सैम्पल स्टैटिस्टिक, जैसे मीन निकाल रहे हैं तो x बार क्या हो गया, सैम्पल मीन, और म्यू निकालते हैं तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन मीन, ठीक है। आप वेरिएंस निकालते हैं, ऐसे ही सैम्पल का होता है वेरिएंस, सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो सो ऑन। तो इसलिए सैम्पल का स्टैटिस्टिक्स होता है और पॉपुलेशन का क्या होता है, पैरामीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक, यानी कि जो भी डेविएशन होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए आपने मीन निकाला, इसको ना मैं आपको और बेटर नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप इसको याद रख लेना कि इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इफ़ द रिग्रेशन लाइन, अब ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो देखी है तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे और इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। आपको मैंने बताया था हाउ यू कैन मेक अ इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x के लिए हम क्या करते हैं, y माइनस वाई बार, ठीक है, और आपका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है by(x) और x माइनस एक्स बार। तो वो यही पूछ रहा है कि कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, by(x) क्या होगा, यही वो पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें बेसिकली कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इन द गिवन फॉर्म। तो इस गिवन फॉर्म में करने के लिए हमें y चाहिए होगा इस साइड, और क्यों, y ऑन x है, और x ऑन y होता तो मैंने बताया था bxy निकालते हैं आप, ठीक है। अब y ऑन x है तो मैं आपको बता रही हूँ 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x, तो y की वैल्यू हो गई 10 माइनस 3x अपॉन 5, ठीक है, नीचे आ गया। तो y इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 दैट इज़ 2 माइनस 3 अपॉन 5x। अब आपको पता है ये जो होती है ये हमारा x के साथ जो है वो हमारा हो गया b/x, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, -3/5, तो ये हो गया डी, इसका आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको निकालना है bxy, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको इसी इक्वेशन को लिखना है, दैट इज़ 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। अब आपको x की टर्म्स में निकालना है, तो 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 5y, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10/3 माइनस 5/3y। तो यहाँ पर bxy क्या हो गया, -5/3। तो किस तरीके से भी क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ विच अमंग द फॉलोइंग कर्व्स विल बी सिमेट्रिकल। तो अभी बताया था हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब
आपको पता होगा कि अगर हम इसको फोल्ड कर दें, जैसे हमारा हाथ होता है, अगर हम एक हाथ के ऊपर हाथ रखें तो वो क्या हो जाता है, पूरा ओवरलैप कर ले। तो यानी अगर इसको मैं बीच में से ही कट कर दूँ यहाँ से, लेट मी शो इट विद अनदर कलर। तो अगर मैं इसको कट कर दूँ यहाँ बीच में से, तो ये इस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा। कैसे? लेट मी शो यू। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो ये कर्व हमारा ये ऐसे है, इसका जो सेकेंड हाफ था वो इसके ऊपर ही आ जाएगा, यानी इस तरीके का ही हो जाएगा, इसी के ऊपर ही आ जाएगा। ये वाली चीज़ उठाकर हमने इसके ऊपर रख दी तो एज इट इज़ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कर्व को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कर्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ उसके साथ शेयर करें जिसको एक्चुअल में इन क्वेश्चंस की नीड है। ठीक है, थैंक यू।